जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक एंथोलॉजी हॉरर फिल्म नाइटमेयर सिनेमा के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानियां बहुत ज्यादा बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आएंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम समंथा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सुनसान रोड पे कहीं जा रही थी। तभी उसकी नजर एक सिनेमा हॉल पे पड़ती है जहाँ पे एक फिल्म लगी हुई थी जिसका नाम था द थिंग इन द वुड्स। समंथा उस टाइटल के नीचे अपना नाम लिखा हुआ देखती है तो वो सिनेमा हॉल के अंदर दाखिल हो जाती है। जब वो टिकट काउंटर पे जाती है तो अपने आप वो टिकट बाहर आ जाती है, जिसे लेकर वो अंदर जाती है और हम उसके सामने कुछ टूटे हुए कांच को देख पाते हैं। जब वो हॉल में जाती है तो देखती है कि वो पूरा हॉल खाली है और वो एक सीट पे बैठती है और वहाँ पे एक फिल्म चलाई जाती है जहाँ स्क्रीन पे वो खुद को देखती है जो कि खून से लथपथ होकर जंगलों में भाग रही थी, मानो कि उसका पीछा कोई कर रहा हो। तभी समंथा एक लाश के ऊपर जा गिरती है और ये देखकर वो काफी डर जाती है। तभी एक कातिल वहाँ पे एक्स लिए आता है जो कि वहाँ पे उसका पीछा कर रहा था। उसे देखकर वो पेड़ के पीछे छुप जाती है और वहाँ पे उसे जेसन नाम का एक बंदा मिलता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। जेसन समंथा को संभालता है और उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। रात को वो लोग सड़क पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें एक पुलिस इंस्पेक्टर आता हुआ नजर आता है। वो दोनों से सारी बात बताते हैं और उससे मदद मांगते हैं, तो वो उन्हें अपनी कार में बैठाता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाएगा। तभी वो एक्स वाला कातिल वहाँ पे आ जाता है जिसे देखकर वो इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है और अपनी गन लेकर वो उसके पास जाता है और उसे शूट कर देता है, जिससे वो कातिल बेहोश हो जाता है। और उसके बाद इंस्पेक्टर उसके पास जाता है उसकी शक्ल देखने के लिए। जब उसका मास्क हटाता है तो वो काफी डर जाता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसकी गोली उसके सर में लग जाती है, जिससे इंस्पेक्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के जेसन और समंथा गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उसकी लाश के पास जाते हैं गाड़ी की चाबी लेने के लिए। लेकिन जब जेसन उसकी गाड़ी की चाबी निकाल रहा होता है तो वो देखता है कि वो कातिल होश में आ गया है, जिसे पीट कर वो फिर से जख्मी कर देता है और उसके बाद समंथा को लेकर वहां से भागने लगता है। वो दोनों तुरंत भाग के अपने कैबिन में पहुंचते हैं जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ रुके हुए थे और उनका सिर्फ एक ही दोस्त जिंदा बचा था जो कि उन्हें अंदर बुलाता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर उन दोनों को क्या हुआ है, तो वो उससे कहते हैं कि वो दरवाजा बंद करे वरना वो कातिल यहाँ पे आ जाएगा। तभी वो कातिल उनके दरवाजे के बाहर आ जाता है जो कि एक एक्स फेंक के मारता है जो कि उसके दोस्त के पेट पे लगता है और वो जख्मी हो जाता है और वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। जेसन ये देख के अपनी शॉटगन उठाता है और समंथा से कहता है कि वो दरवाजा पकड़ के रखे। लेकिन जब वो कातिल अंदर आता है तो उसका दोस्त उसके सामने आ जाता है, जिसे वो भाले से मार डालता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जेसन जब उसे शूट करने की कोशिश करता है तो वो उसकी बॉडी को आगे रख देता है, जिससे उसकी दोस्त की बॉडी का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो कातिल अंदर आता है और जेसन से लड़ने लगता है और समंथा को वहाँ पे एक बेसमेंट मिलता है जिसे देखकर वो उसके अंदर चली जाती है। जब समंथा वहाँ की लाइट जलाती है तो उसे वहाँ पे ढेर सारे लोगों की लाशें नजर आती हैं जिसे उस कातिल ने जलाकर एकदम भून रखा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। इधर वो कातिल जेसन को बुरी तरह पीटता है और चाकू से स्टैब करके उसे मार डालता है। उसके बाद वो अपना बर्नर निकालता है और उसे भी बाकियों की तरह जला देता है। तभी समंथा ऊपर आती है और उससे लड़ने लगती है और वो उसे बुरी तरह पीटती है और उसका मास्क हटाती है। वो देखती है कि वो उसका दोस्त है जो कि यहाँ पे उनके साथ रुका हुआ था। वो बंदा उससे कहता है कि वो उन्हें जानबूझ के नहीं मार रहा है, बल्कि वो लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें जान से मार रहा है। उसे याद दिलाता है कि आखिर उनके साथ कल क्या हुआ था। उसे बताता है कि कल वो सभी दोस्त इस कैबिन में आए थे एक साथ रहने के लिए, लेकिन तभी उन्हें धरती की तरफ आता हुआ एक मीटियोर नजर आया जो कि जंगल में आ गिरा और वो लोग उसे चेक करने के लिए गए थे। जेसन उसके पास गया और उस मीटियोर को उसने हाथ लगा दिया, जिसके अंदर से ढेर सारे स्पाइडर निकले जो कि शायद एलियंस थे। वो स्पाइडर एक एक करके उनकी बॉडीज में घुस गए और उन सबको उन्होंने बंदी बना लिया और उनके दिमाग में वो लोग बैठ के उन्हें कंट्रोल करने लगे। जब एक स्पाइडर उसका पीछा करने आया तो उसने अपने आप को लॉक कर लिया और स्पाइडर को उसने मार गिराया और फैसला किया कि वो एक एक करके सबको मार डालेगा ताकि उस अंतरिक्ष के स्पाइडर इस दुनिया में राज ना कर सके। उसने अपने शरीर पे लोहा लगा लिया और उसके बाद वो एक एक करके सभी दोस्तों को मारने लगा। ये देखकर समंथा को सब कुछ याद आ जाता है और वो उसे नहीं मारती और तभी उसका सर फटता है और हम उस स्पाइडर को देख पाते हैं जो कि उसके दिमाग के जगह पे बैठा होता है। समंथा अपने दोस्त से कहती है कि वो उसे जान से मार डाले और उसकी बात सुन के वो बंदा उठता है और उसका गला काट के उसे जान से मार डालता है। उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ और भी ढेर सारे स्पाइडर्स मौजूद हैं। ये देखकर वो उनसे लड़ता है और उन्हें जान से मार डालता है और अगली सुबह हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अब शहर की ओर जा रहा था और उसके दिमाग में हम रेंगते हुए स्पाइडर को देख पाते हैं, यानी वो भी हम उनका शिकार बन गया था। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद हम उस थिएटर के बाहर दो कपल को देखते हैं जो कि वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और उन दोनों के नाम थे एना और डेविड।
मस्जिद। जब वो हॉल की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक फिल्म लगी हुई है, तो वो हॉल के अंदर जाते हैं उस फिल्म को देखने के लिए। तभी वो फिल्म स्टार्ट होती है जिसका नाम था मिरारी, और हम स्क्रीन पे एना को देखते हैं जिसके फेस पे एक स्कार था, क्योंकि बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी वजह से वो स्कार वहाँ पर आ गया था। एना अपनी शक्ल आईने में देखती है और वो खुद को अगली माना करती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड डेविड से मिलने जाती है और वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे, जिसके लिए वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। एना डेविड से कहती है कि वो इतना हैंडसम है कि उसे कोई भी खूबसूरत लड़की मिल सकती है, तो उसने इतनी अगली लड़की आखिर क्यों चुनी है। डेविड उससे कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और सुंदरता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। ये सुन के एना उससे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। डेविड उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसके स्कार को ठीक करवा देगा। उसकी मॉम ने खुद इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हैं और वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखती हैं, और जिस डॉक्टर ने उनकी प्लास्टिक सर्जरी करी थी उनका उनके साथ कॉन्टैक्ट भी है, और बहुत जल्द वो उस डॉक्टर से उसे मिलवाएगा जो कि उसका स्कार ठीक कर देगा, और उसके बाद वो शादी में और भी ज्यादा सुंदर नजर आएगी। ये सुन के एना उससे कहती है कि वो इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं है, तो डेविड उसे मनाता है तो वो तैयार हो जाती है। अगले दिन एना मिरारी नाम के एक क्लिनिक में जाती है जहां उसका ऑपरेशन होना था। वो डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसका स्कार वो बहुत जल्दी ठीक कर देगा। उसका थोड़ा सा स्कार है जिसे ठीक होने में सिर्फ 1 हफ्ता ही लगेगा, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगी। अगले दिन वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और वहां पे उसकी सर्जरी की जाती है, और उसी दौरान एना सपना देखती है कि वो अपनी शादी में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और सभी लोग उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। उसी पार्टी में वो अपने डॉक्टर और नर्सेस को भी देखती है जिनके हाथ में खंजर था, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। और तभी वो देखती है कि उसका ऑपरेशन हो चुका है और उसके चेहरे पे पट्टियां बांधी गई हैं। अपने सामने वो डेविड को पाती है जो कि उससे मिलने आया था, और वो उससे कहता है कि वो बहुत जल्द अपनी माँ से उसे मिलवाएगा। वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और उसकी फोटोज खींच के वो अपनी माँ को भी भेज देता है, और उनसे कहता है कि उसकी सर्जरी एकदम सक्सेसफुल रही है। उसके बाद आने के पास डॉक्टर आता है जो कि उससे कहता है कि उसकी सर्जरी एकदम बढ़िया हुई है और इसे रिकवर होने में कुछ दिन लगेंगे और फिर वो सुंदर दिखने लगेगी। रात को एना जब उठती है तो उसे वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो अपने रूम से बाहर जाती है और रिसेप्शनिस्ट को देखती है, जो कि जब अपनी जगह से जाती है तो वो उसके कंप्यूटर में चेक करने लगती है, जहां वो बाकी पेशेंट्स को देखती है जिनकी प्लास्टिक सर्जरी वहां पे हुई थी। एना वहां पे अपनी प्रिस्क्रिप्शन देखती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और उसके बाद वो वहां से बाहर निकलना चाहती है तो वो एक रूम में पहुंचती है जहां पे उसे एक पेशेंट नजर आती है जिसके ऊपर काला कपड़ा बांध रखा था। जब वो उस पेशेंट के मुंह से पर्दा हटाती है तो देखती है कि उसका मुंह ही नहीं है, मतलब उसकी आंख और नाक बिल्कुल ही गायब थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नर्स उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उस पे हमला कर देती है। उसके बाद वो लिफ्ट में जाती है जहां डॉक्टर अपनी नर्स के साथ वहां पर आता है जो कि उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है, और उसके बाद वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और उसका ऑपरेशन करता है। अगले दिन एना की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने डेविड को पाती है जो कि उससे कहता है कि उसकी माँ उससे मिलने आई है। तभी एना अपने पास एक आईने को देखती है तो वो अपने मुंह से पट्टियां हटाती है, और जब वो अपनी शक्ल देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी नाक उन लोगों ने काट दी है और एक की जगह उसके 3 ब्रेस्ट लगा दिए गए हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है, और तभी डेविड की माँ वहां पे आती है जो कि उसे हेलो कहती है, और उसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है और उसकी माँ उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है और एना ये मूवी देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो देखती है कि डेविड वहां से जा चुका है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे ढूंढने लगती है तो वो प्रोजेक्टर रूम में एक बंदे को देखती है और उसके पास जाके वो उससे पूछती है कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड कहाँ पर गया। तभी उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उस बंदे से पूछती है कि आखिर वो कौन है। वो बंदा उससे कहता है कि वो एक प्रोजेक्टनिस्ट है और 100 ईयर ऑफ नाइटमेयर सिनेमा का वो ओनर है। यहाँ पे जो कोई भी आता है वो उसे उसका फ्यूचर दिखाता है और उसके बाद वो उसे कहीं पे भेज देता है। ये सुन के एना जोर से चिल्लाती है और प्रोजेक्टनिस्ट उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हम उस थिएटर के बाहर एक फादर को देखते हैं जो कि जब ऊपर बोर्ड पे देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे मस्जिद नाम की फिल्म लगी हुई है। ये देखकर वो उस थिएटर में चला जाता है और जमीन पे उसे खून मिलता है। तभी वहाँ पे प्रोजेक्शनिस्ट आता है जो कि उसे अपनी सीट पे बैठने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसकी फिल्म वो उसे बहुत जल्द दिखाएगा। उसके बाद वहाँ पे फिल्म शुरू होती है जिसका नाम था मस्जिद, और फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक कैथलिक स्कूल में पढ़ता था और वो स्कूल की छत पे खड़ा हुआ था और वो पूरी तरह पोजेस्ड था। फादर सिस्टर और सारे बच्चे वहाँ पे खड़े होते हैं और उससे कहते हैं कि वो वहाँ से छलांग ना लगाए, लेकिन वो बच्चा अपने सेंसेस में नहीं था क्योंकि वो पूरी तरह पोजेस्ड था। तभी सिस्टर ऊपर जाती है और उससे कहती है कि वो उसे अपना हाथ दे, लेकिन जब वो उसे अपना हाथ देने के लिए जाता है तो उसके अंदर का डीमन उसका हाथ मोड़ देता है और उसके बाद वो वहाँ से छलांग लगा देता है जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है।
उसे खून के छींटे डैनी नाम की एक लड़की पे आके गिरते हैं जो कि बहुत तेज की चिल्लाती है। डैनी वहाँ की एक सिंडी नाम की टीचर की बेटी थी और सिंडी जब ये देखती है तो वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है। रात को डैनी अपनी माँ से कहती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को सिंडी जब अपने रूम में होती है तो हम उसके रूम में क्रॉस को गिरता हुआ देखते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो बाहर जाती है तो दीवार के पीछे से एक डीमन को झांकता हुआ देखती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है और वहां से आगे बढ़ती है। इधर हम फादर और सिस्टर को देखते हैं जो कि अपने रूम में होते हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जो कि अपने आप में ही एक सिन था। सिस्टर फादर से कहती है कि उन्हें अब ये सब बंद करना चाहिए, तो फादर उससे कहता है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और तभी उन्हें सारे पुतलों में खून नजर आता है, मानो कि उनके कैथलिक स्कूल में एक डीमन आ गया हो जिसने सबको पोजेस कर लिया हो। उन दोनों का शक डैनी पे जाता है और उन्हें लगता है कि शायद उस डीमन ने अब डैनी को पोजेस किया है। अगले दिन जब वो सभी बाहर होते हैं तो कुछ लड़कियां डैनी को छेड़ने लगती हैं और डैनी को तभी गुस्सा आता है तो वो उस लड़की को एक हाथ मारती है, जिससे वो लड़की उड़ के नीचे गिर जाती है, मानो कि किसी डीमन ने उसे मारा हो। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी सिंडी वहां पे आके अपनी बेटी को संभालती है और हम उसके पीछे खड़े हुए डीमन को देख पाते हैं। रात को जब सभी लड़कियां सो रही होती हैं तो अचानक उन सब की आंखें खुलती हैं और हम देखते हैं कि वो खून के आंसू रो रही हैं। इधर सिस्टर एक बुक पढ़ रही होती है जहाँ पे उसे मशिट नाम के एक डीमन के बारे में पता चलता है, जो ये बच्चों को अपना शिकार बनाता है और वो उन्हें पोजेस करके उनसे आत्महत्या करवाता है। तभी वहाँ पे फादर आता है तो वो उसे सारी बात बताती है और फादर ने सुन के उससे कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तभी वहाँ पे उस मरे हुए बच्चे की आत्मा आती है जो कि उनसे कहती है कि ये सब मशिट नाम का डीमन ही कर रहा है और अगर उन्होंने उस लड़की को नहीं मारा तो वो सबको पोजेस कर लेगा। उसके बाद सुनकर वो दोनों डैनी को अपने पास बुलाते हैं और उसका जबरदस्ती एक्सॉर्सिज्म करने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पे आती है जो कि उसे बचा लेती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि असल में डैनी नहीं बल्कि उसकी माँ पोजेस्ड है और वो डीमन अपने असली रूप में आता है और डैनी को देखकर वो कहता है कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाली। वो सभी बच्चों के पास जाके चिल्लाता है और उन्हें पोजेस कर लेता है, जिससे कि सभी बच्चे अपना आपा खो देते हैं और बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। वो सिस्टर और फादर पे हमला कर देते हैं और वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचा के भागते हैं। वो चर्च में जाते हैं ताकि वो दोनों सेफ रह सके, लेकिन वो पोजेस्ड बच्चे वहां पर भी आ जाते हैं जो कि उन्हें देखकर स्माइल करते हैं और उनके हाथ में ढेर सारे हथियार थे। ये देखकर फादर और सिस्टर तलवार निकालते हैं और एक एक करके उन बच्चों को मारने लगते हैं। सिस्टर सिंडी के अंदर उस डीमन को देखती है और उसका पीछा करने लगती है और फादर यहाँ पे एक एक करके उन बच्चों को जान से मारने लगता है। वो डीमन जब ऊपर जाता है तो सिस्टर भी उसे रोकने के लिए ऊपर आती है और उस सिंडी से कहती है कि वो उसे अपना हाथ दे ताकि वो उसकी जान बचा सके, लेकिन जब वो उसे अपना हाथ देने जाती है तो डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर नीचे कूद जाता है, जिससे सिंडी की मौत हो जाती है और सिस्टर की जान बच जाती है। तभी डैनी वहाँ पे आती है और अपनी मम्मी को मरा हुआ देखकर वो जोर से चिल्लाती है और हम सिस्टर के अंदर उस डीमन को देख पाते हैं जो कि बच्चों से कहता है कि अब वो पूरी तरह तैयार हैं। और इसी के साथ मशिट फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। फादर थिएटर में फिल्म देखकर काफी हैरान हो जाता है और अपने पीछे वो प्रोजेक्शनिस्ट को देखता है जो कि उस पे हमला कर देता है। फिर हम उस थिएटर में हेलन नाम की एक लड़की को आता हुआ देखते हैं जिसके हाथ में एक पर्स था। जब वो सिनेमा हॉल में आके बैठती है तो उसकी फिल्म शुरू होती है जिसका नाम था द वे टू एग्रेस। हेलन एक हॉस्पिटल में होती है जहाँ पे उसके दोनों बच्चे उसे वहाँ पर लेकर आए थे। हेलन रिसेप्शन पे जाती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आखिर डॉक्टर उसे कब बुलाएंगे। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि वो अभी इंतजार करे, डॉक्टर फ्री होते ही उसे बुला लेंगे। उसके बाद वो अपने बच्चों के पास जाके बैठती है और उनसे कहती है कि वो अच्छे से बिहेव करें। और कुछ देर बाद वो फिर रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और देखती है कि उसका चेहरा बदल गया है। उससे पूछती है कि डॉक्टर उसे कब बुलाएंगे, तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि वो अवेलेबल हो गए हैं तो वो चली जाए। ये सुन के वो अपने बच्चों से कहती है कि वो यहीं पर बैठे रहे और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है उससे मिलने के लिए। वो डॉक्टर को अपनी एक परेशानी के बारे में बताती है। उससे कहती है कि जब वो पहली बार किसी को देखती है तो वो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब वो दूसरी तीसरी बार देखती है तो वो लोग और भी ज्यादा अगली हो जाते हैं। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि ये बहुत ही संगीन बीमारी है। तो वो उनसे कहती है कि वो अपने बच्चों से प्यार करती है, इसीलिए उनमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। जो कोई भी स्ट्रेंजर होता है वो उसे हमेशा अगली ही नजर आते हैं, मानो कि उनके चेहरे पूरी तरह बदल गए हों। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका इलाज कर देगा। लेकिन तभी डॉक्टर को वहाँ पे कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर हेलन बाहर निकलती है और वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसके बच्चे कहीं पे भी नजर नहीं आते। वो लिफ्ट की ओर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उसके बच्चे कहाँ पर हैं। और इस बार रिसेप्शनिस्ट उसे और भी ज्यादा अगली नजर आ रही थी। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि यहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं थे। उसके बाद वो वॉशरूम में जाती है जहाँ एक बंदा साफ सफाई कर
रहा था और जब वो उसकी शक्ल देखती है तो वो भी उसे बहुत ज्यादा अगली नजर आता है। उससे पूछती है कि क्या उसके बच्चे यहाँ पर आए थे, तो वो उसे बताता है कि यहाँ पे कोई बच्चे आए ही नहीं थे। उसे लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो अपने बैग में हाथ डाल के गन निकालती है और उसे मारना चाहती है, लेकिन तभी वो ये प्लान ड्रॉप कर देती है और बाहर जाती है। बाहर उसे कुछ साफ सफाई करने वाले लोग मिलते हैं जो कि इसे और भी ज्यादा अगली नजर आते हैं और तभी वो अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है तो वो उसका कॉल काट देता है, जिससे हम जान पाते हैं कि उसके पति ने उसे डाइवोर्स दे दिया है और वो भी उसे प्यार करती है, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। उसके बाद वो आगे जाती है जहाँ पे उसे एक कमरा नजर आता है जहाँ पे अपने 2 बच्चों को देखती है जो कि डॉक्टर से बातें कर रहे थे। वो डॉक्टर से कहते हैं कि जैसा उसने कहा था उन लोगों ने वैसा ही किया और लेडी उन्हें अपना बच्चा ही समझ रही है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर उनसे कहता है कि उसकी बीमारी का दवाइयों से कोई भी इलाज नहीं होने वाला, कि उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि वो अपने आप को मार डाले। वो बच्चे उनसे कहते हैं कि उसका उन्होंने निवारण निकाल लिया है, उसने उस औरत के पर्स में एक गन डाली है ताकि वो खुद को शूट करे और मर जाए। तभी हेलन वो दरवाजा खोलती है और डॉक्टर को शूट करके मार डालती है और उसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। इधर थिएटर में हेलन जब ये कहानी देखती है तो उसे काफी रोना आता है और वो अपने पर्स में हाथ डालती है जिसके अंदर असली में एक गन थी और वो अपने आप को शूट करके उसी थिएटर में मर जाती है। उसके बाद हम उस थिएटर के बाहर एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम रायली था और वो बोर्ड पे डेड नाम की एक फिल्म लगी हुई देखता है। ये देखकर वो थिएटर में चला जाता है वो फिल्म देखने के लिए। जब वो फिल्म स्टार्ट होती है तो हम रायली को देखते हैं जो कि एक पियानिस्ट होता है और उसके माता पिता उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए उसके स्कूल में आए हुए थे। जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और जब वो सभी घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो एक स्ट्रेंजर उनकी गाड़ी में आ जाता है जिसके हाथ में एक गन होती है और वो उन्हें रॉब करने की कोशिश करता है। ये देखकर उसका पिता उस पर हमला कर देता है तो वो उसे शूट करके मार डालता है और उसके बाद वो उसकी माँ को भी शूट कर देता है। जब रायली वहां से भाग रहा होता है तो वो उसे भी शूट कर देता है और अगले ही क्षण हम रायली को ऑपरेशन थिएटर में देख पाते हैं जिसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आप को जिंदा पाता है और उसके सामने उसकी माँ नजर आती है जो कि उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। तभी वहां पे डॉक्टर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि अब वो ठीक हो गया है। तो रायली उससे पूछता है कि आखिर उसके माता पिता कहाँ पर हैं। डॉक्टर उससे कहता है कि अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। वो बस इतना बताना चाहता है कि वो 17 मिनट के लिए मर गया था और उन्हें लग रहा था कि वो जिंदा नहीं होगा, लेकिन तभी मिरेकल हुआ और वो जिंदा हो गया। रात को रायली जब वहां पे सो रहा होता है तो उसे अपने बगल में एक पेशेंट नजर आता है जिसके चेहरे पे ढेर सारे टाके लगे हुए थे। तभी वो पेशेंट उठता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है और रायली ये देखकर उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। तभी वहां पे नर्स आती है और रायली से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि वो पेशेंट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वो देखता है कि वो पेशेंट वहां से गायब हो चुका है और नर्स उससे कहती है कि वो अपने रूम में चला जाए। वहीं पे रायली सैंडी नाम की एक लड़की को देखता है जो कि उसे देख रही थी और जब वो अपने रूम में जाता है तो वहां पे उसे वो पेशेंट नजर आता है जो कि अब मर चुका था और नर्स उसके ऊपर पर्दा डाल देती है। कुछ देर बाद रायली जब आराम कर रहा होता है तो उसकी माँ उससे मिलने आती है जो कि उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। तभी वो वहां से गायब हो जाती है और रायली देखता है कि अब सुबह हो चुकी है और नर्स वहां पे आके उससे कहती है कि वो यहाँ से उसे ले जा रही है। जब उसे ले जा रही होती है तो वो कुछ लोगों की आत्माओं को देखता है जो कि उसके सामने आती हैं और ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो आत्माओं को कैसे देख पा रहा है। रात को रायली जब आराम कर रहा होता है तो उससे मिलने वो कातिल आता है, लेकिन तभी वहां पे एक नर्स आ जाती है जो कि उसे वहां से भगा देती है। रात को रायली जब सो रहा होता है तो वो बाहर जाता है और वहां पे वो कई सारे डेड लोगों की आत्माओं को देख पाता है। तभी वहां पे सैंडी आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी उन डेड लोगों को देख पा रही है क्योंकि वो भी उसकी तरह कुछ मिनट के लिए मर गई थी और जब वापस आई तो उसे पता चला कि वो आत्माओं को देख सकती है। रायली उससे पूछता है कि आखिर उसके माँ बाप जिंदा होंगे या नहीं। तो सैंडी उससे कहती है कि अगर वो अपनी माँ को ऐसे देख रहा है तो उसकी माँ पक्का मर चुकी है। अगली सुबह रायली जब उठता है तो वो अपने सामने अपनी माँ को पाता है और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। तभी सैंडी वहां पे आती है और रायली से कहती है कि उसकी माँ मर चुकी है और वो चाहती है कि वो भी उसके साथ मर जाए ताकि उसकी आत्मा उसके साथ रह सके। ये सुनकर रायली समझ जाता है कि उसे जिंदा रहना ही होगा। जब सैंडी अपने रूम में जाती है तो उसकी माँ की आत्मा उसे मार डालती है और वो उसके बेटे को मरने नहीं देना चाहती थी और वो उसके रास्ते में कांटा बन रही थी। रायली ये देखकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि जरूर उसकी माँ की आत्मा का किया धरा है। रात को जब वो अपने रूम में होता है तो वो कातिल वहां पे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और रायली किसी तरह उसे पीट के वहां से भागने लगता है। जब वो रिसेप्शन पे जाता है तो वो देखता है कि उस नर्स को भी उसने मार डाला है और उसके बाद वो एक कमरे में जाके अपने आप को लॉक कर लेता है। वो कातिल उस कमरे में आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी वो सैंडी की आत्मा को देखता है जो कि उससे कहती है कि उसे फाइट करनी होगी।
तभी रायली फाइट बैक करता है और एक लकड़ी तोड़ के उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिससे उस कातिल की वहीं पे मौत हो जाती है। अगली सुबह डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रायली एकदम सही सलामत था और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी रायली अपने सामने अपनी माँ और अपने पिता और सैंडी की आत्मा को देखता है और तभी उस कातिल की आत्मा भी उसके सामने आ जाती है, जो कि उससे बदला लेने आई थी। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। रायली ये फिल्म देखकर हैरान हो जाता है और प्रोजेक्शनिस्ट से पूछता है कि क्या वो जिंदा है या मर गया। प्रोजेक्शनिस्ट उससे कहता है कि अभी तो वो जिंदा है, लेकिन वहाँ पे जो ऑडियंस में लोग बैठे हैं वो सभी मर चुके हैं। जब वो अपने पीछे देखता है तो उसे वो सारे कैरेक्टर नजर आते हैं जो कि वो फिल्म देख के मर चुके थे। रायली ये देख के डर जाता है और प्रोजेक्शनिस्ट से कहता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्शनिस्ट उससे कहता है कि वो फ्यूचर को एस्केप नहीं कर सकता। जो भी यहाँ पे उन्हें दिखाया गया है वो फ्यूचर है और वो फ्यूचर को कभी एस्केप नहीं कर सकता, तो उसे मरना ही होगा। वो उसे कहता है कि अगर उसे एस्केप ही करना है तो वो यहाँ से भागे। और जब रायली वहाँ से भागता है तो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और उसकी मौत हो जाती है। फिर हम प्रोजेक्शनिस्ट को देखते हैं जो कि उन सबकी रील्स लेके अपने रूम में जाता है और वहाँ पे वो रील रूम में सारी फिल्में रख देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारी मूवीज पड़ी हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नाइटमेयर सिनेमा की कहानी और आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मुझे लगता है जो प्रोजेक्शनिस्ट था वो एक तरह का यमराज था, जो कि नाइटमेयर में उन लोगों को उनका फ्यूचर दिखाता है और उसके बाद उन्हें जान से मार डालता है ताकि मरने से पहले ही वो उन्हें अपनी दुनिया में ले आए। वो थिएटर जो हम सब देख रहे थे वो नाइटमेयर थिएटर था, जहाँ पे लोग सपने में वो थिएटर की कहानियां देखते हैं और वहाँ पे उन्हें फ्यूचर दिखाया जाता है कि आगे उनके साथ क्या होगा। प्रोजेक्शन एक तरह का इविल एंटिटी था। उन्हें उनकी मूवी दिखा के प्रोजेक्शन उनकी सोल को अपने साथ ले जाता है और उनकी सोल को एक बॉक्स में कैद करके वो उन रील्स में डाल देता है, जो कि एक मूवी की तरह होती है और वो उनकी सोल ही होती है, जो कि बताती है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। दोस्तों इस सारी कहानियों में से आपको कौन सी कहानी पसंद आई आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट थी फर्स्ट वाली कहानी, जहाँ पे हमें स्लैशर प्लस डिस्टर्बिंग एलिमेंट देखने को मिला और वो एक एलियन इन्वेजन की कहानी थी। सेकंड कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प थी जो कि प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर थी। थर्ड कहानी एक नॉर्मल सी पोजेशन कहानी थी, जहाँ पे डीमन बच्चों को पोजेस करता है और उन्हें मार डालता है। फोर्थ कहानी में हमने हेलन नाम की एक मेंटल पेशेंट को देखा जो कि ऑलरेडी उस हॉस्पिटल में मौजूद थी और उसे लगता था कि उसके 2 बच्चे भी हैं। उसकी ऐसी बीमारी थी जो कि ठीक नहीं हो सकती थी क्योंकि वो लोगों को बहुत ही अगली रूप में देखा करती थी। इसीलिए डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि वो अपने आप को गोली मार के मार डाले और सिनेमा में उसने ऐसा ही किया, उसने अपने आप को शूट करके ही मार डाला। लास्ट कहानी थी डेड जो कि एक बच्चे की कहानी थी और वो 17 मिनट के लिए मर गया था, जिसकी वजह से वो आत्माओं को देख पा रहा था। लेकिन ये एक तरह का ड्रॉबैक भी था क्योंकि उसने जिस कातिल को मारा था उसकी आत्मा उसके सामने आई और उसे मार डाला। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।